कार है वो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में आती है। तो वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो एंजाइम्स हैं वो हमेशा ही एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, नंबर 2 में देखें, नंबर 1 हमने कर लिया है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हम कर चुके हैं ये। नंबर 2 में देखें, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है, व्हाट इज मीन्ड बाय एंजाइम एक्टिव साइट। प्लस एक्टिव साइट क्या है, एंजाइम का वो पोर्शन जो किसी सबस्ट्रेट के साथ जाकर रिएक्ट करता है, उतनी जगह को एंजाइम की हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द लॉक और ये हमारे पास क्या है, की है। पूरी की जो है वो कभी भी इंसर्ट नहीं होती एक लॉक के अंदर, उस की का एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा जो जाके अंदर वर्किंग कर रहा होता है। तो वो जो स्पेसिफिक पोर्शन है जो सबस्ट्रेट उस लॉक के साथ जाके रिएक्ट करता है, उस स्पेसिफिक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। क्लास मुझे 1 बाय 1 ओके का मैसेज करते जाया करे जब एक क्वेश्चन कवर हो जाया करे। अब बारी है नंबर 4 की। 4 में है डिफाइन एनाबॉलिज्म। क्लास से बड़े मजेदार सी बात थी हमारे पास, ये क्या था, एक था, इसको भी मैं डिस्क्राइब करती हूँ, रिवीजन हो रही है हमारी ये। मेटाबॉलिज्म वो आगे 2 फर्दर में डिवाइड था, एक था कैटाबॉलिज्म, दूसरा है एनाबॉलिज्म। आगे जाके इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में उन्होंने एक दफ़ा मेटाबॉलिज्म का पूछा है, उसके बाद कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का भी पूछा है, तो उसको एक ही दफ़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है क्लास, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं ओवरऑल, किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो सारे एज अ होल, वो सारे एज अ कंबाइंड क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमारे अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम से ब्लड सर्कुलेशन चल रही है, जितने भी सारे प्रोसेसेस हैं वो ओवरऑल मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं हमारी बॉडी का, वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। क्लास कैटाबॉलिज्म में क्या है कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। इट मीन्स के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कोई चीज क्या हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रही है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मीन्स कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या करते हैं, बना देते हैं। दूसरी तरफ कैटाबॉलिज्म, कैटलाइज करना, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना। इसका बिल्कुल ऑपोजिट कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। तो क्लास ये फर्क है। एनाबॉलिज्म क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है हमारी फूड की। हम फूड की जो एक बाइट लेते हैं वो एक मेगा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो आगे छोटे छोटे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, 4 भी हो चुका है। 4 के साथ साथ हमारा एक और क्वेश्चन भी हो गया। 4 में उन्होंने एनाबॉलिज्म के बारे में पूछा है, आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें कैटाबॉलिज्म के बारे में पूछा गया, हमारा वो भी अब कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5, डिफाइन बायो कैटलिस्ट। क्लास बायो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट जो है वर्ड, ये जो वर्ड कैटलिस्ट है ये एक चीज को शो करता है, दैट इज एंजाइम्स। क्लास एंजाइम्स के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, और वो क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें सिर को बता देना सर, अलीजा का नहीं है। अच्छा जी, कहाँ थे हम, बायो कैटलिस्ट। क्लास बायो कैटलिस्ट क्या है, बायो वर्ड्स आप सबको पता है, बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ, और कैटलिस्ट शो करता है एंजाइम को। कैटलिस्ट और एंजाइम बेसिकली एक ही चीज है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी प्रेजेंस किसी भी रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को क्या कर देती है, तेज कर देती है। ये कैटलिस्ट और ये एंजाइम खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनकी प्रेजेंस
ही जो है वो किसी भी रिएक्शन को तेज करने के लिए इनफ होती है। इसकी मिसाल कैसे है? सब बच्चे मुझसे सवाल कभी किसी ने नहीं किया कि हमें किसी की प्रेजेंस ही कैसे रेट को तेज कर देती है। जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो उसकी प्रेजेंस से क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सपोज आप सबने ये देखा होगा कि हम लोग जो है वो कोई चीज़ बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं हम लोग। कुकिंग के अंदर क्या है कि सबसे मेजर रोल किसका होता है, हीट का होता है। टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो कोई चीज़ कुक होती है। अब हीट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती। एक रूम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, लेकिन उसकी प्रेजेंस से बहुत कुछ फैक्टर्स जो है वो अकर होते हैं। लेट्स सपोज हम लोग एक रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी जो है वो बज़ाहिर तो डायरेक्टली उस टेम्परेचर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन उस टेम्परेचर की प्रेजेंस की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होंगे, पसीना आ जाएगा या ज़्यादा ठंड लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दे आर आस्किंग डिफाइन कैटाबॉलिज्म। तो ये भी हम कर चुके हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक बड़े मॉलिक्यूल को दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर देना, ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। और इसमें मेजर बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रही है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे आर आस्किंग डिफाइन कोएंजाइम्स, राइट देयर फंक्शन। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक जो है क्लास केमिस्ट्री के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। हमारी दुनिया इन्हीं दो के ऊपर चलती है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स हैं जो कि इंसान, जानवर या पौधे, इट मीन्स कि कोई भी लिविंग बीइंग जो मटेरियल्स बनाती है वो क्या है? ऑर्गेनिक। जबकि इनऑर्गेनिक सारे वो हैं जो ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नहीं बना सकते और उसे लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। अब कोएंजाइम्स की डेफिनेशन में दे आर सेइंग इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, क्लास कोफैक्टर्स मींस सपोर्टिव फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो मिलकर सपोर्ट करते हैं एंजाइम को, वो कहलाते हैं कोफैक्टर्स। हमने इस आस्किंग माइक ही ऑन नहीं है तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है। अच्छा जी, अच्छा बेटा, ओके। टाइपिंग स्पीड तो वैसे भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उम्मीद तो यही है आप लोगों से। अच्छा जी, कोएंजाइम्स है फॉर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो कि ऑर्गेनिक हैं और वो लूजली अटैच्ड हैं, ढीली तरह से अटैच किए गए हैं एंजाइम के साथ, तो उनको क्या कहा जाता है? कोएंजाइम्स कहा जाता है। आपने 3 बातें कोएंजाइम्स में याद रखनी है। सबसे पहली तो ये कि ऑर्गेनिक फैक्टर्स हैं, दूसरी ये है कि ये कोफैक्टर्स हैं, इट मीन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये, और तीसरी बात ये कि ये लूजली बाउंडेड होते हैं एंजाइम्स के साथ। अच्छा जी, राइट देयर फंक्शन। राइट देयर फंक्शन में सबको पता है कोफैक्टर जो सपोर्टिंग रोल होते हैं उनका क्या काम होता है? मेन हीरो जो मेन लीडर होता है क्लास का या किसी जो ड्रामा मूवी होती है उसको सपोर्ट करता है। सिमिलरली इसी तरह से जो कोफैक्टर्स हैं ये भी क्या करते हैं? एंजाइम जो है उसको सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो चुका है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा कोफैक्टर्स क्या हैं। ऊपर हमने पूछा कोएंजाइम क्या थे, अब नीचे दे आर आस्किंग कोफैक्टर्स क्या हैं। सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस टू वर्क, दीज मॉलिक्यूल और आयंस आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। क्लास सबको पता है कि जो एंजाइम्स हैं हमारे पास वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी वर्किंग के लिए, जिनको अपने काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स कहते हैं। दोबारा से बता दूं, कुछ सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको अपना वर्क प्रॉपरली करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो चुका है? डन हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं हम लोग। डिफाइन एंजाइम्स क्लास, बेहद आसान तरीन सवाल है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस जो है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। ठीक है जी।
और एक और बात आपने याद रखनी है, अब क्योंकि एंजाइम्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होता, तो पार्टिसिपेट ना करने की वजह से रिएक्शन के शुरू में जो कंसंट्रेशन होती है एंजाइम्स की, वो ही सेम कंसंट्रेशन रिएक्शन के एंड पर भी पाई जाती है। कंसंट्रेशन के अंदर, उनकी अमाउंट के अंदर एंजाइम की कोई फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट पार्टिसिपेट, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया, बेहद आसान सवाल था एंड दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल। अच्छा जी, 13th पे जाते हैं। व्हाट इज एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स? एक और मजेदार सवाल आ गया। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है क्लास? सब्सट्रेट क्या चीज थी? एंजाइम था हमारे पास वो रिएक्टर जिसने काम करना था, जिसने रिएक्ट करना था, जबकि जो हमारे पास सब्सट्रेट है ये वो चीज है जिसके ऊपर रिएक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्सट्रेट, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एंजाइम। दिस इज द एंजाइम एंड दिस इज द सब्सट्रेट। तो जैसे ही एंजाइम किसी भी सब्सट्रेट के साथ जाकर रिएक्ट करता है तो इनसे जो प्रोडक्ट बनती है वो कहलाती है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सवाल था कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल सा बेहतरीन किस्म का जवाब कि जब सब्सट्रेट और एंजाइम आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चलें जी, नंबर 13 भी हमारा हो चुका है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम जाते हैं। डिस्क्राइब लॉक एंड की मॉडल। ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, लॉक एंड की। लॉक एंड की मॉडल क्या है? बेसिकली आपने 2 या 3 लाइनों में इसके बारे में बताना है, जो कि सिंपल सी बात ये है कि एंजाइम्स के बारे में, उनके मैकेनिज्म के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में एक मॉडल पेश किया गया था जिसका नाम रखा गया था लॉक एंड की मॉडल। वो क्यों रखा गया था? इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट ये थी कि एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है दूसरे सबस्ट्रेट के लिए। इट मीन्स के हर सबस्ट्रेट के ऊपर हर एंजाइम एक्ट नहीं कर सकेगा। जिस एंजाइम की ज्योमेट्रिकल शेप सबस्ट्रेट की ज्योमेट्रिकल शेप से मिलती जुलती होगी वो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। जो एंजाइम अपनी ज्योमेट्रिकल शेप में सबस्ट्रेट के साथ मैच नहीं करेगा वहाँ पे जो है वो लॉक एंड की मॉडल क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब्दुल रहमान इज सेइंग मैम डू वी हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस? नो बेटा, यू डोंट हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आपने सिर्फ लर्न करने हैं, ये आपने सिर्फ लर्न करने हैं, आपने इनको राइट नहीं करना। ओके चलें जी, लॉक एंड की मॉडल सिंपल सी बात है, शॉर्ट क्वेश्चन था, 2 या 3 लाइनों में। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एंजाइम के मैकेनिज्म को प्रेजेंट करने के लिए शो किया गया था, जिसमें एक बात बताई गई थी कि एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच एंड एवरी सबस्ट्रेट। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वही एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करते हैं जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप आपस में एडजस्टेबल होती है। ठीक है, सेम वही बात है लॉक एंड की हर लॉक जो है वो हर चाबी से नहीं खुल पाता, एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की ही होती है। सेम उसी तरह से ही हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ओके, मशद इज आस्किंग मैम कितने लर्न करने हैं? बेटा जी जितने मैंने लिखे हैं आपने लर्न करने हैं, 2 दिन ले लें चाहे इनको लर्न करने में, लेकिन ये मैंने जितने लिखे हैं आपको लर्न करने हैं। ओके अच्छा जी, नंबर 13 हो गया। नंबर 15 की तरफ हम मूव करते हैं। नंबर 15 इज डिस्क्राइब लॉक एंड की मॉडल। ये भी हो गया। लॉक एंड की मॉडल के ऑपोजिट एक और मॉडल था जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट। एक ये मॉडल था और एक हमारे पास इंड्यूस्ड फिट मॉडल था, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। लॉक एंड की में ये बताया गया था कि हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, एक सबस्ट्रेट के लिए एक तरह का ही एंजाइम रिएक्ट करेगा। एंजाइम की ज्योमेट्रिकल शेप अगर सबस्ट्रेट की ज्योमेट्रिकल शेप के सिमिलर होगी, सेम होगी, तो ही रिएक्शन होगा। इंड्यूस्ड फिट में जो साइंटिस्ट था, जो डिस्कवरर था, उसने बिल्कुल ऑपोजिट बात कर दी। उसने ये कहा कि कुछ एंजाइम्स दुनिया में इस तरह के भी हैं जो अपनी एक्टिव साइट को, अपनी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप को सबस्ट्रेट की ज्योमेट्रिकल शेप के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। हम ये बात कहते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो लॉक एंड की मॉडल में स्पेसिफिक हैं।
हर सबस्ट्रेट की शेप जो है वो पर्टिकुलर है हर एक एंजाइम के लिए, लेकिन इंड्यूस फिट में जो फिटिंग है, जो शेप है, वो इंड्यूस की जाती है, खुद से जनरेट कर दी जाती है, खुद से क्रिएट कर दी जाती है। जब एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के साथ जाकर रिएक्ट करेगा तो चाहे उनकी ज्योमेट्री डिफरेंट भी होगी, लेकिन एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेगी, तब्दील कर लेगी और एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये है इंड्यूस्ड फिट। फिटिंग जो है वो इंड्यूस की गई है। ठीक है, क्लास ही समझ लग गई है सबको? नंबर 16 हमारे पास क्या था? डिफाइन मेटाबॉलिज्म। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? क्लास सबको मेटाबॉलिज्म के बारे में पता है कि ये कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर सारे के सारे रिएक्शंस आ जाते हैं। हम नहीं सेइंग मिस, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जब हमने सबस्ट्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो सेम ये ही थी, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लेक्स का वर्ड नहीं लिखा गया था। अच्छा जी बेटा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ जब हम लोग रिएक्शन से पहले की बात कर रहे हैं, तब जब हम सबस्ट्रेट का नाम लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट होगा, लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्रोडक्ट के लिए कॉम्प्लेक्स का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अच्छा, नंबर 16 भी हम कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको एज अ होल क्या बुलाया जाता है? मेटाबॉलिज्म बुलाया जाता है। ये मेटाबॉलिज्म की वजह से ही हम सर्वाइव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ ऑल ओवर द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर सबस्ट्रेट्स? प्लस ये वो सब्सटेंसेस हैं, ये वो मटेरियल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर, या मॉलिक्यूल्स का नाम भी आप इनको दे सकते हैं, जिनके ऊपर एंजाइम्स जाकर रिएक्ट करता है। वो चीज़, वो मॉलिक्यूल, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो जाकर रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बना देता है, उस चीज़ को, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। नंबर 19 भी हमारे पास हो चुका है। क्लास से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आसान है, जिसने लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लिए उसके लिए मसला नहीं है शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना। Moving forward to 28th, what is prosthetic group? What do you mean by prosthetic group? If organic cofactors are tightly bound to enzymes. क्लास, जब ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो किसी भी एंजाइम के साथ लूजली बाउंडेड होता है, लूजली बाउंडेड का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ। बाउंडेड का मतलब क्या है? जुड़ा होना। तो जो लूजली बाउंडेड है, जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली, हार्डली और फोर्सफुली अटैच नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम्स। जबकि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली और फोर्सफुली, सख्ती के साथ जुड़े होते हैं एंजाइम्स के साथ, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। बस ये फ़र्क है। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंजाइम के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बाउंडेड होते हैं, फोर्सफुली बाउंडेड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नंबर 28 भी हो गया है। अब आगे मूविंग फॉरवर्ड टू 21, जिसमें उन्होंने पूछा है डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बड़ी आसान सी ये बात थी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या था? इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसके अंदर फिटिंग जो है वो खुद से इंड्यूस की जाती है, फिटिंग खुद से क्रिएट की जाती है, जनरेट की जाती है। कैसे? जैसे ही एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्ट करने की कोशिश करता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइड की ज्योमेट्री है वो अपने आप को खुद ही सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेगी। सेम वही बात है, आपके पास एक सांचा है, एक मोल्डर है और आपने उसके अंदर क्ले डाल दिया है, और क्ले को आप जरा सा भी ऊपर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो क्ले जो है वो उस मोल्ड के अंदर खुद ब खुद फिट हो जाएगी। नंबर 21 भी हम कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 23, हाउ डू एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? क्लास, एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कैसे करते हैं? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी सबको पता था कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? उस एनर्जी को कम कर देते हैं।
एनर्जी को कम करने से क्या होगा, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। जब एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है तो उस रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो रिएक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। हमारा जो एम है वो बेसिकली है कि हमने एक रिएक्शन को जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। उसके लिए क्या होगा कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे और रेट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और ये कैसे होगा, मैं रीडिंग कर रही हूँ। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वेज। एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को सेवरल वेज में लोअर डाउन करते हैं, कम करते हैं। ऑल्टरिंग द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ट्रांजिशन। वो क्या करेंगे कि वो एंजाइम जो है, एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट के बाद क्या होगा कि वो जो एक्टिव साइट है वो अपनी शेप के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएगी, सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग, और जल्दी से एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना देगी। और क्या हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीशन की तरफ जाएगा। जितनी जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे इट मीन्स कि उतना ज़्यादा जल्दी हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। सेकेंड है डिसरप्टिंग द चार्ज डिसरप्शन ऑन सब्सटेंसेस सबस्ट्रेट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास जितने ज़्यादा चार्जेस जो हैं वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होते जाते हैं उतनी देर से हमारा एक रिएक्शन कंप्लीट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट्स हैं उनको करेक्ट ओरिएंटेशन में लेकर आता है। क्लास ये जो वर्ड है ओरिएंटेशन, इसके लिए उर्दू में वो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सिम्मत, या इसके लिए एक और चीज़ भी इस्तेमाल की जाती है जो कि होता है रुख। किसी चीज़ का रुख क्या है, किसी चीज़ की डायरेक्शन क्या है। मैं आपके सामने इस तरह से खड़ी हूँ तो मेरी ओरिएंटेशन आपके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। मैं आपके साथ इस तरह से आ जाऊँगी तो आई विल बी पैरेलल टू यू। मतलब किसी भी चीज़ की जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसके बारे में उन्होंने बात की गई है कि जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को घुमा के ओरिएंटेट करके इस तरह की पोजीशन में लेकर आते हैं कि जहाँ पे एंजाइम जो है वो प्रॉपरली एक सबस्ट्रेट के साथ क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो क्लास ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाती है और रेट जो है वो एकदम तेज हो जाता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। नंबर 23 हम कर चुके हैं। उसके बाद है नंबर 29। क्लास 23 पे भी स्टार लगा लें, ये भी इंपॉर्टेंट था। नंबर 29 की तरफ हम जा रहे हैं। Who first used the term enzyme? एंजाइम के लिए सबसे पहला वर्ड किसने इस्तेमाल किया था? 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, वेनहेल्म क्यून फर्स्ट यूज्ड द टर्म एंजाइम। ठीक हो गया। प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत भी हो सकती है, मे बी सही भी हो सकती है। नंबर 29 भी हो गया हमारे पास। देन मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 32 में है एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म मेटाबॉलिज्म। अगेन वही सवाल रिपीटेशन की तरफ आ गया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है क्लास? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, वो एज अ होल क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। नंबर 32 भी हो गया। 32 के बाद हम लोग अब मूव कर रहे हैं नंबर 34 की तरफ। 34 में भी उसने वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये 2 दफा रिपीट हो चुका है। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स? क्लास वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है स्पेसिफिसिटी, जिसका मतलब है खासियत। इट मीन्स कि जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं, वो ख़ास होते हैं सबस्ट्रेट के लिए। किस तरह से? वही बात अगेन मैं रिपीट करूंगी कि हर एंजाइम जो है वो हर सबस्ट्रेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, ख़ास है, सेलेक्टेड है किसी एक सबस्ट्रेट के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एंजाइम की ज्योमेट्रिकल शेप और सबस्ट्रेट की ज्योमेट्रिकल शेप आपस में मैच होगी, एडजस्ट होगी, तब ही रिएक्शन होगा। तो इसीलिए कहने का ये मकसद है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है सबस्ट्रेट के लिए। आप इसकी मिसाल वही ले सकते हैं, हर ताला जो है वो हर चाबी से ओपन नहीं हो सकता। नंबर 35 भी हम कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 37 जो कि है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। क्लास एंजाइम्स की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पहली तो है ये है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। मैंने सबको बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। नंबर सेकंड है स्पीड अप द रिएक्शन।
इनका काम ही ये है कि इनकी प्रेजेंस ने एक रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देना है, जल्दी कर देना है, ताकि प्रोडक्ट्स बने और हम लोग जो है ना वो सर्वाइव करें। थर्ड है एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात की, रिएक्शन से पहले भी उतनी ही कंसंट्रेशन रहती है एंजाइम्स की जितनी के रिएक्शन के बाद, क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, इनकी सिर्फ प्रेजेंस है। फोर्थ है एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक। बिल्कुल सही बात की है, एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक हैं हर एक ईच सबस्ट्रेट के लिए। नंबर 37 भी हो गया। 39 की तरफ जाते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू एंजाइम्स। आपने दो एंजाइम्स के नाम लिखने हैं जो कि है प्रोटीज एंड एमाइलेज। क्लास नाम से पता चल रहा है प्रोटीज। प्रोटीज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स के ऊपर रिएक्ट करता है। एमाइलेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड्स के ऊपर जो है वो रिएक्ट करता है। और इस तरह से ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। मुझे जल्दी से बता दें इस चैप्टर के अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी आसान चैप्टर था हमारा, ये इंटरेस्टिंग भी था। हमना इज आस्किंग मिस क्वेश्चन नंबर 23 अगेन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 में जो है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में है हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। पहला पॉइंट ये है कि वो शेप जो है सबस्ट्रेट की ऑल्टरेट कर देते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग। एक तो ये है कि जब एक एंजाइम जो है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है अपने अंदर, इतनी पावर ला रहा है, इतना मतलब आप कह लें कि हम्बलनेस ला रहा है कि एक सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो क्या होता है कि इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो रेट है रिएक्शन का वो एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि कोई डिस्ट्रप्शन ही नहीं आ रही होती। थर्ड पॉइंट है ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है रुख या सिमत। और क्या होता है कि जैसे ही एक एंजाइम जो है वो किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए जाता है, तो सबस्ट्रेट को वो मोड़ कर ऐसी पोजीशन में ले आता है जहां पे उसके लिए उस एंजाइम के साथ रिएक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेट्स सपोज ये मेरा एक हैंड है और ये मेरा एंजाइम है, दिस इज द सबस्ट्रेट। अब इसकी ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल इस तरह से, इसको कुछ और नहीं समझना, ये अभी एंजाइम नहीं आ रहा है आप लोगों की तरफ, ठीक है? ये आपका सबस्ट्रेट है, दिस इज द एंजाइम। अभी ये ओरिएंटेशन जो है इनकी आपस में मैच नहीं हो रही फिट होने के लिए, तो क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है इसकी ओरिएंटेशन इस पोजीशन में लाई जाएगी कि एंजाइम जो है वो उसके साथ क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो ये मतलब था इस पॉइंट का। हमने आई होप सो कि क्लियर हो चुका है। मशहद इज आस्किंग मिस हमने प्रमोट होना है क्योंकि कोरोना ज़्यादा हो रहा है और स्कूल ओपन नहीं हो रहे। बेटा जी अगर पूरी दुनिया भी प्रमोट हो जाए ना तो भी मैं 9th क्लास को प्रमोट नहीं होने दूंगी, ठीक है? ये आप लोगों ने याद करके आना है। हमना नासिर इज सेइंग यस। और मशहद वैसे भी बेटा इट्स नॉट श्योर कि अभी ये प्रमोशन हो रही है नहीं, हमें तो यही पता है कि आपके पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं। पोस्टपोन का मतलब ये होता है कि 1 महीना या 2 महीना डिले होके हो जाएंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज क्लास, अल्लाह हाफिज। इस चैप्टर को जल्दी से याद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इजी भी है। 6 चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमेशा। ओके, अल्लाह हाफिज। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू।